अब समझते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलती कैसे है। देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी। आपको सबसे पहले लिखना है एसएससी का नाम क्या है। आपको सबसे पहले लिखना है कि एसएससी का नाम क्या है। प्रीवियस ईयर मेंशन करना 24-25, एसएससी मेंशन करना 25-26। फिर लिखना कंप्यूटेशन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। भैया अब निकालना सीख रहे, ध्यान से समझना, हम निकालना सीख रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालते कैसे हैं। तीन चीजें हैं, या तो मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी, या लेट आउट प्रॉपर्टी होगी, या फिर डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो चीजें उठाते हैं, एक तो म्युनिसिपल वैल्यू और दूसरा फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। एक क्या लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर लेते हैं उसका। आप समझो म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है। ये वैल्यू होती है उस प्रॉपर्टी की जो कि म्युनिसिपल रिकॉर्ड के हिसाब से होती है। म्युनिसिपल रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू हम पकड़ते हैं। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी जहां पर है उस सिमिलर लोकेलिटी के अंदर उस सेम प्रॉपर्टी का क्या रेंट होता है, वो फेयर रेंट होता है, जिसको हम रीजनेबल रेंट या फिर रीजनेबल लेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। हम दो चीजें लेते हैं, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू वो वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की जो कि म्युनिसिपल रिकॉर्ड के हिसाब से है, जो कि रिकॉर्ड्स कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की आज की ये वैल्यू होनी चाहिए। फेयर रेंट का मतलब क्या है, आपकी प्रॉपर्टी की सेम लोकेलिटी के अंदर क्या दूसरी वैल्यू है वो बता रहे हैं। रेंट, आपकी प्रॉपर्टी पे क्या रेंट है, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी। जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है, लेट सपोज मेरी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, डीयू कैंपस के अंदर मेरी एक प्रॉपर्टी है, तो उसी सेम लोकेलिटी के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी का क्या रेंट मुझे मिल जाएगा, वो होता है उसका फेयर रेंट, जिसको हम रीजनेबल रेंट या फिर रीजनेबल लेटिंग वैल्यू भी कहते हैं, कि इतना रेंट तो आपको उससे रिकवर करना ही पड़ेगा। इतना रेंट तो आपको उससे रिकवर करना ही पड़ेगा, विच इज फेयर रेंट की मिनिमम बेसिक, इतना रेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये रीजनेबल रेंट है। ठीक है, तो हमने म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट लिया, विच एवर इज हायर पकड़ लिया। तो जो मेरा विच एवर इज हायर निकल कर आया, उसको मैं कंपेयर करूंगी स्टैंडर्ड रेंट से। अब स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या हो गया, ये वो रेंट है जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू बताया गया है। ये बता रहे मैक्सिमम रेंट जो कि हम एक लीगली रिकवर कर सकते हैं अपने टेनेंट से। अपने टेनेंट से मैक्सिमम हम उस प्रॉपर्टी के लिए कितना रेंट ले सकते हैं, वो स्टैंडर्ड रेंट है जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर दे रखा है। एक टेनेंट से एक प्रॉपर्टी के लिए हम मैक्सिमम कितना रेंट ले सकते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड रेंट है। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट है जो कि हम लीगली रिकवर कर सकते हैं अपने टेनेंट से। तो बेसिकली जो भी मेरा हायर निकल कर आया था, मैं उसको कंपेयर करूंगी स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में मैं विच एवर इज लोअर लूंगी। अब मैम आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, कभी हायर बता रहे हो कभी लोअर बता रहे हो, रुक जाओ पढ़ लो एक बार, याद करने की टेक्निक भी बताऊंगी। तो बेसिकली पहले मैंने म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट लिया, विच एवर इज हायर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, विच एवर इज हायर ले लिया, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर ले लिया। जो विच एवर इज लोअर निकल कर आएगा वो होगा मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, कि इतना रेंट मैं एक्सपेक्ट करी हूं कि मुझे मिलना चाहिए, पर एक्चुअल में कितना मिला वो मैंने कंपेयर किया। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों का जो हायर होगा वो मेरी क्या बन जाएगी, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वो मेरी क्या बन जाएगी, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ मैम, सबसे पहले मैंने दो चीजें पकड़ी, एक तो म्युनिसिपल वैल्यू और दूसरा फेयर रेंट। ये वो वैल्यू है जो कि एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स है, वो वैल्यू जो कि मेरी प्रॉपर्टी की एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स है, कि आज की म्युनिसिपैलिटी के अंदर मेरी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। फेयर रेंट ये वो रेंट है जो कि सिमिलर लोकेलिटी के अंदर सेम बिल्डिंग का होता है। मेरी सेम बिल्डिंग का क्या रेंट मैं रिकवर कर सकती हूँ सिमिलर लोकेलिटी में, वो रेंट है। इन दोनों का मैंने क्या लिया, हायर लिया। जो भी मेरा हायर निकल कर आया, लेट सपोज ए निकल कर आया, उसको मैंने कंपेयर किया किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ये वो रेंट है मैक्सिमम जो कि मैं अपने टेनेंट से रिकवर कर सकती हूँ, जो लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से रिकवर कर सकता है एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, ये मैक्सिमम रेंट है। ए और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर लिया, तो मेरा बी निकल कर आया, और बी क्या निकल कर आया, वो निकल कर आया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। अब मैंने कंपेयर किया एक्सपेक्टेड रेंट को किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ, और मैंने विच एवर इज हायर लिया, तो मेरी क्या निकल कर आ गई, जीएवी, विच इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब मैम पहले ऊपर, पहले हायर, फिर लोअर, फिर हायर, इसको याद करने की टेक्निक बताओ। अच्छा, याद करो कि आप क्या चल रहे हैं, याद करो कि आप घर में बैठे हो, संडे का दिन है और बारिश आ रही है, सब ठीक है, संडे का दिन है, घर में बैठे और बारिश आ रही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपके पास बारिश आई तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर जाओगे छत पे, सबसे पहले ऊपर जाओगे, ऊपर जाने के बाद अपने सारे कपड़े उतारोगे और कपड़े उतारने के बाद नीचे आओगे।
ठीक है। नीचे आने के बाद सबसे पहले फिर आपने क्या देखा कि भाई बारिश अब रुक गई है, तो आप फिर से ऊपर जाओगे और कपड़े अपने सुखा के आओगे, तो इसलिए सबसे पहले हायर, फिर कपड़े उतार लिए नीचे आ गए लोअर, और फिर सबसे पहले कपड़े सुखाने गए बाद में फिर से तो हायर। ठीक है, इससे याद हो जाएगा कि मैम बारिश आई है, घर में बैठा हूं, तो सबसे पहले छत पे जाऊंगा हायर, लोअर, नीचे आऊंगा, और फिर जब बारिश रुक जाएगी तो कपड़े फिर से सुखाने जाएंगे तो हायर। डन है। जीएवी निकल कर आ गई। जीएवी में से माइनस में करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। कहने का मतलब क्या है भाई, आप अपनी प्रॉपर्टी के, होता है ना प्रॉपर्टी म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हो हर साल, तो जो भी आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं आप उसमें से माइनस कर लेना, तो आपकी एनएवी निकल कर आ जाएगी, विच इज नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से आपकी सिर्फ दो चीजें माइनस होती है, विच इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 24 सेक्शन के अंदर दो डिडक्शन आपको मिलती है, विच इज 24A की डिडक्शन और 24B की डिडक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी 24B की डिडक्शन, वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। 24A की डिडक्शन क्या कहती है, 30% ऑफ एनएवी आपको माइनस कर दो। आपको अपनी हाउस प्रॉपर्टी का रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर जितना भी खर्चा हुआ, आलतू फालतू छोटा मोटा जितना भी खर्चा हुआ, सारे खर्चे एक बारी में लेस कर देना। अपनी एनएवी जो आपकी निकल कर आई है उसमें से 30% हटा दो, वो पैसे हम आपसे नहीं लेंगे। अपनी 30% की आपको फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन हम दे रहे हैं, 30% की। जो भी आपकी एनएवी निकल कर आई, हाउस प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आई, उसका 30% आप माइनस कर देना। और सेकंड आपको डिडक्शन मिलती है 24B की, विच इज इंटरेस्ट ऑन लोन की, उसका हम अभी आगे कवर करेंगे। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपकी निकल कर आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है। ये टेबल आपकी हर क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम एज इट इज बनेगी। इस फॉर्मेट को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लो, दिमाग में डाल लो, ये एज इट इज आपका फॉर्मेट बनेगा। आप समझते हैं मैम तीनों केसेस के अंदर निकलेगी कैसे, एसओपी, एलओपी और डीमलेटेड प्रॉपर्टी में कैसे बनेगी। एक चीज याद रखना हमेशा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे आप खुद रह रहे हो, प्रॉपर्टी पे आप खुद रह रहे हो, तो ना उसकी कोई म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई मुझे रेंट ही रिसीव नहीं हुआ, कोई मुझे रेंट रिसीव ही नहीं हुआ, तो मेरी जीएवी जो होगी वो मेरी जीएवी जीरो आएगी। कोई टैक्सेस, जीएवी जीरो में से कुछ भी माइनस किया, मेरी एक तरीके से आप ये देख के चलना, सिंपल तरीका आपको बताती हूँ। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का केस है तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का केस है तो नेट एनुअल वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, नील आएगी। अब नील में से आप 30% की रिडक्शन माइनस करोगे, 30% ऑफ जीरो जीरो ही रहेगा, और उसका 24B की रिडक्शन जो है वो आपकी माइनस हो जाएगी। 24B की रिडक्शन जो है आपकी माइनस हो जाएगी। मैम एक जगह पे आपने रिडक्शन माइनस करी है और दूसरी जगह पे आपने नील लिखा है, ऐसा क्यों? बेटा यहाँ पे आपका कंसेप्ट लगता है 115 BAC वाला। आपकी जो 115 BAC ये जो स्कीम है वो क्या कहती है कि अगर आप 115 BAC को ऑप्ट आउट कर रहे हो, अगर आप इसको ऑप्ट आउट कर रहे हो तब तो आपको ये वाली डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप इसको 115 BAC को ऑप्ट इन कर रहे हो, मतलब 115 BAC ऑप्ट कर रहे हो, तब आपको ये वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपसे छीन ली जाएगी। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैम मैं 115 BAC को ऑप्ट कर रही हूँ तो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस के अंदर जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आएगी हमेशा हमेशा नील निकल कर आएगी। इट इज ऑलवेज दैट क्लियर। मेरी 115 BAC अगर मैं ऑप्ट कर रही हूं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमेशा नील निकल कर आएगी हमेशा। ठीक है, तो यही चीज समझाई। नील कब? अगर मैं 115 BAC ऑप्ट कर रही हूँ क्योंकि ये डिडक्शन मुझसे छीन ली गई। अगर मैं ऑप्ट नहीं कर रही, पुरानी स्कीम में जा रही हूँ, तो मेरी इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मुझको मिल जाएगी। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का केस क्लियर है। ऐसे ही मेरी एलओपी निकलती है और डीमलेटेड प्रॉपर्टी सेम तरीके से निकलेगी। ये सारी चीजें ऐड 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 करने के बाद, लेस करने के बाद मेरी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो मेरी लेटेड प्रॉपर्टी या फिर डीमलेटेड प्रॉपर्टी की निकल कर आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ये चार्ट आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलो, म्युनिसिपल वैल्यू मैंने आपको समझा दी कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स। फेयर रेंट क्या है? और सिमिलर प्रॉपर्टी का क्या रेंट होगा सेम लोकेलिटी के अंदर। सेम लोकेलिटी में यूनिवर्सिटी कैंपस की बात हो तो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही सेम लोकेलिटी में मेरी जैसी प्रॉपर्टी का क्या रेंट होगा, वो फेयर रेंट है, जिसको मैं रीजनेबल रेंट या फिर रीजनेबल लेटिंग वैल्यू भी कहती हूँ। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? वो रेंट जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट है जो कि मैं अपने टेनेंट से रिकवर कर सकती हूँ। एक्चुअल रेंट क्या होता है अब ये समझो। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है? जो रेंट मिल गया, जो रेंट मिलना है, माइनस अनरियलाइज रेंट, जो रेंट मुझे नहीं मिल पाया, जो मैं रियलाइज नहीं कर सकती, तो वो एक्चुअल रेंट बनता है। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है? रेंट जो मिल गया, रेंट जो मिलना है मतलब रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस जो मुझे नहीं मिला,
माइनस जो मुझे नहीं मिला। अब अनरियलाइज रेंट को समझो, आप अनरियलाइज तभी माइनस करोगे, अनरियलाइज रेंट जो है आप तभी माइनस करोगे जब आप 4 कंडीशन को फुलफिल करोगे। अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट, ये देखो एक्चुअल रेंट क्या होता है, रेंट रिसीव जो मुझे मिल गया, रेंट रिसीवेबल जो मुझको मिलना है, माइनस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट को आप तभी माइनस करोगे जब आपकी 4 कंडीशन फुलफिल होती है। अनरियलाइज रेंट होता क्या है, इट मींस रेंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द टेनेंट, दैट इज लाइक अ बैड डेप ऑफ रेंट। वो रेंट जो मुझे टेनेंट से नहीं मिला, टेनेंट कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मैं नहीं दे सकता, प्रॉपर्टी में रह रहा है पैसे नहीं दे रहा, तो वो मेरा अनरियलाइज रेंट हो गया। होता है ना कभी कभार, टेनेंट कहता है भाई पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, तो अनरियलाइज रेंट, रेंट मिलना था पर नहीं मिला, इट इज लाइक अ बैड डेप ऑफ रेंट की रेंट मुझे नहीं मिला, रेंट नॉट रिकवर्ड फॉर टेनेंट। ये डिडक्ट होगा, मतलब ये माइनस होगा आपके एक्चुअल रेंट से तभी जब 4 कंडीशन फुलफिल होती है। कौन कौन सी 4 कंडीशन, टेनेंसी जो थी बेटा वो बोनाफाइड थी। टेनेंसी बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आपकी ओनर या टेनेंट की जो टेनेंसी थी वो अच्छे रिलेशन में थी, गुड फेथ में थी। टेनेंट ने वो प्रॉपर्टी खाली कर दी है, जिस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं दे रहा आप उसको अपनी प्रॉपर्टी में थोड़ी रखोगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर एक टेनेंट है वो रेंट नहीं दे रहा, आप अपनी प्रॉपर्टी में रखोगे, आप ये नहीं कहोगे कि भाई मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दे, कोई बात नहीं तुम मत दे, जा मैं किसी और को रख लूंगा, मेरी प्रॉपर्टी खाली कर, मेरा घर खाली कर। तो टेनेंट ने आपकी प्रॉपर्टी खाली कर देनी होनी चाहिए। सच टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेम एसएससी। ऐसा नहीं है कि आप ये वाली प्रॉपर्टी खाली करवा लो और अपनी किसी और प्रॉपर्टी में कह दो कि तू इसमें रहने दे, तू इसमें रह ले, नहीं, आपकी सेम एसएससी की किसी और हाउस प्रॉपर्टी को उसने ऑक्यूपाई नहीं करा होना चाहिए और आपने रीजनेबल स्टेप लिए होने चाहिए टू रिकवर द अनरियलाइज्ड रेंट। आपने पुलिस में केस फाइल करा होना चाहिए, आपने उसको नोटिस इशू करवाए होने चाहिए कि भाई आपने अपनी तरफ से पूरे स्टेप्स लिए हैं कि आपको रेंट रिसीव नहीं हो पा रहा, आप उस अनरियलाइज्ड रेंट को लेकर आपने उसकी पूरी एफआईआर वगैरह कंप्लेन वगैरह सब कुछ करवा रखा है। तो अगर आपके 4 कंडीशन, 4 का मतलब चारों कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ मिल जाए कि आप अनरियलाइज रेंट जो है आपका 10,000 रुपए है, पर जो टेनेंट है, टेनेंट जो है अभी भी प्रॉपर्टी में रह रहा है, उसने वेकेट नहीं करी, या फिर टेनेंट जो है अब प्रॉपर्टी ए को छोड़ के प्रॉपर्टी बी में शिफ्ट हो गया है सेम एसएससी की, तब भी आप अनरियलाइज रेंट को माइनस नहीं करोगे। आप अनरियलाइज रेंट को माइनस नहीं करोगे, कब करोगे, जब ये चारों कंडीशन आपकी फुलफिल होती है। ठीक है, ठीक है, ये रूल 4 की 4 कंडीशन, तो समझ में आ गया कि अनरियलाइज रेंट का मतलब वो रेंट जो मुझे रिसीव नहीं हुआ, टेनेंट ने मुझे नहीं दिया, इट इज लाइक द बैड डेप ऑफ रेंट। अब बैड डेप ऑफ रेंट तभी मैं माइनस करूंगी अपने एक्चुअल रेंट में से, कब, जो टेनेंसी मेरी बोनाफाइड है, टेनेंट ने प्रॉपर्टी खाली कर दी, किसी और प्रॉपर्टी में मेरी में नहीं है वो, और मैंने रीजनेबल स्टेप लिए थे उससे रेंट की रिकवरी करने के लिए। ठीक है, एक चीज और समझो, बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि मैम हाउस प्रॉपर्टी का रिपेयर का, रेनोवेशन का खर्चा, उसके इंश्योरेंस चार्जेस का खर्चा, पार्किंग का, सोसाइटी का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, लिफ्ट का, बहुत सारे और खर्चे होते हैं हाउस प्रॉपर्टी को लेके, उसके मेंटेनेंस को लेके। ये सारे खर्चे अगर क्वेश्चन के अंदर दिख जाए, सीधा मारना काटा, हमें नहीं दिखाने हैं। हमें देखो मेरे इस फॉर्मेट के अंदर जो मैंने आपको ये फॉर्मेट सिखाया, क्या ये सारे खर्चे कहीं पे दिख रखे हैं, नहीं दिख रखे। क्यों, गवर्नमेंट सिंपल सी बात ये कहती है कि भाई मैं आपको आपकी जो एनएवी है, नेट एनुअल वैल्यू है, इसका 30% तो माइनस करने को दे ही रही हूं ना, तो आपके सारे खर्चे इसी के अंदर आ गए, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला आपको, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। 30% दे दिया ना मैंने आपको, बस इसी में खुश रहो। तो कह रहे हैं नॉट अलाउड, ये सारे खर्चे हाउस प्रॉपर्टी के, म्युनिसिपल टैक्सेस को हटा के जितने भी खर्चे हाउस प्रॉपर्टी के, वो कोई भी खर्चा आपका माइनस नहीं होगा आपकी इनकम में से। क्यों, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑन एनएवी ऑलरेडी उन्होंने गवर्नमेंट ने दे दी। कहते हैं कि जो भी आपकी, लेट सपोज आपकी 100 रुपए की कमाई थी, वो कह रहे हैं कि 30 रुपए आप हटा लो, 30% आप हटा लो, 70 रुपए पे हमें टैक्स दे दो। तो गवर्नमेंट कह रही कि 30 रुपए मैंने ऑलरेडी कम कर दिए, 30% मैंने ऑलरेडी हटा दिया, तो इसलिए और कोई खर्चा आपको क्लेम करने को नहीं मिलेगा। डन, अब आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर। म्युनिसिपल टैक्सेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस पे घूम जाते हैं, ध्यान से समझना, इसके अलावा म्युनिसिपल टैक्सेस का कोई और पॉइंट ही नहीं बनता जो आपको क्वेश्चन के अंदर आपको घुमा दे। सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं, ये वो टैक्सेस होती है जो कि म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत आपसे रिकवर करती है, आपसे मांगती है कि भाई आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, तो ये म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत आपको इससे रिलेटेड टैक्स मांगती है, जो कि म्युनिसिपल टैक्सेस कहते हैं। इसे हम प्रॉपर्टी टैक्सेस, लोकल टैक्सेस, हाउस टैक्सेस, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सकता है, बस आपको लिखा होना चाहिए कि ये हाउस का टैक्स है, लोकल टैक्स है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर ये सारे टैक्सेस एक क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर ये सारे टैक्सेस दे रखे हैं, तो इन सबको ऐड कर देना। अगर क्वेश्चन के अंदर ये सारे अलग अलग गिवन है तो
अगर दे रखा है प्रॉपर्टी टैक्स मैंने 5,000 पे किया, लोकल टैक्स मैंने 2,000 पे किया, हाउस टैक्स मैंने 3,000 पे किया, तो म्युनिसिपल टैक्सेस के अंदर कितनी वैल्यू माइनस करोगे? मैम टोटल 10,000 रुपीज में माइनस करूंगी, क्योंकि अगर ये सारे टैक्सेस अलग अलग दे रखे हैं तो मैं उसको ऐड करूंगी। बात क्लियर होगी कि ये क्या टैक्स होते हैं, सबको ऐड कर देना अगर अलग अलग गिवन है। अलाउड होगा जब ओनर ने पे किया है तो। अगर टैक्सेस थे, हाउस प्रॉपर्टी किसकी? मेरी, तो टैक्स कौन पे करूंगी? मैं पे करूंगी। टेनेंट बहुत दिलदार था, मैंने कहा कि भाई मेरे पैसे हैं टेनेंट तू पे कर दे। अगर टेनेंट ने पे कर दिया तो मैं माइनस नहीं करूंगी। भाई जब मेरी जेब से पैसा गया ही नहीं, जब मैंने टैक्स पे किया ही नहीं, एक बात बताओ, जब मेरी जेब से पैसा नहीं गया तो मैं उसको अपनी इनकम में से कम कैसे करूं? ठीक है, तो वही चीज है कि अगर अलाउड तभी होगा जब ओनर ने पे किया हो। अगर टेनेंट पे कर देगा तो आप माइनस नहीं करोगे। यहाँ पे जो मैं म्युनिसिपल टैक्सेस लिखती थी, जो माइनस करती थी जीएवी में से, वो मैं माइनस नहीं करूंगी, मतलब जीरो दिखाऊंगी, वैल्यू नहीं दिखाऊंगी अगर ये टेनेंट ने पे कर दिया तो। अगर ओनर ने किया कोई नहीं, बड़ी बातचीत, सब कुछ सही है, पर अगर टेनेंट ने कर दिया तब मैं माइनस नहीं करूंगी। ठीक है, चौथी बात, अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। पे किया तो ही अलाउ होगा। आउटस्टैंडिंग है पे कर दूंगा, अगले साल करूंगा, नहीं। पे किया तो अलाउड हो जाएगा, पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है तो अलाउ नहीं होगा। पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। एक चीज और बात बताती हूँ, मान लो प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर क्या था? 24-25। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर आपने पहले सालों का भी पे कर दिया, आपने 24-25 के अंदर 23-24, 22-23 का भी पे कर दिया, तो सबका ले जाना एक साथ। क्यों? सबका ले जाना पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। अगर आपने पिछले सालों का भी पे कर दिया तब भी आप माइनस कर लेना सबका टोटल। अगर परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको जो आपका म्युनिसिपल टैक्सेस है वो 10% है, तो ये 10% किसका है भाई? क्वेश्चन ने बताया नहीं। तो जो 10% आपको कैलकुलेट करना है वो म्युनिसिपल वैल्यू का कैलकुलेट करना है। जो भी आपकी म्युनिसिपल वैल्यू निकल कर आई थी, लेट सपोज 10,000 रुपीज निकल कर आई थी, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपीज आपके म्युनिसिपल टैक्सेस बन जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन कहता है परसेंटेज की फॉर्म में कि 10% म्युनिसिपल टैक्सेस है, तो किसका 10%? म्युनिसिपल वैल्यू का 10%। डन है। तो अगर मैं आपको एक शॉर्ट समरी दूं म्युनिसिपल टैक्सेस की, तो पे किया है तो माइनस होगा। म्युनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर ने पे किए हैं तो माइनस होंगे, टेनेंट ने पे किया तो माइनस नहीं होंगे। पे नहीं किया तो माइनस नहीं होगा। ओनर ने पे किया माइनस होगा, ओनर ने पे नहीं किया नहीं माइनस होगा, जब पे किया तब माइनस होगा। मान लो मैंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग होगा तो माइनस नहीं होगा। मैंने 24-25 का पे किया, माइनस हो जाएगा। 23-24 का और 22-23 का भी 24-25 में ही किया, जब पे किया तब माइनस होगा, और जितना पे किया उतना माइनस होगा। लेट सपोज मुझे म्युनिसिपल टैक्सेस देने थे 10,000 रुपीज, लेट सपोज मुझे 10,000 देने थे, मैंने 8,000 पे करे हैं, तो कितना मेरा माइनस होगा? 8,000 माइनस होगा। तो पे किया तो माइनस होगा, नहीं पे किया तो नहीं माइनस होगा। जितना पे किया उतना माइनस होगा, जब पे किया तब माइनस होगा।